Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, उससे कुछ हमने एप्लीकेशंस देखे थे और उसकी नीड क्या थी वो चीज़ें हमने जानी थी। जैसा कि आपको पता है ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया गया है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट माइनिंग। इसका मतलब हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे जो जितने भी पाइथन लैंग्वेज जो यूज़ किए गए हैं, जो कि कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके पीछे आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि वो लैंग्वेज क्या आया, वो कमांड कैसे दिया गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस सिलेबस के लिए बस इंट्रोडक्शन ही पार्ट काफ़ी है। आपको बस आउटपुट की तरफ देखना है और क्या हो रहा है वो जानना है बस। वो कैसे हो रहा है वो आपको नहीं जानना। वो प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट माइनिंग की टेक्निक्स क्या है। यहाँ पे हम दो टेक्निक कवर करने वाले हैं। जो पहला टेक्निक है उसका नाम है बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो कि दूसरा जो है वो है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, जो कि एक शॉर्ट है और सिंपल है। जैसे कि डिसीजन ट्री बोला गया है, बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक डिसीजन ट्री है, फैमिली ट्री जिस तरह होती है, ऑन द सेम वे इसको भी वैसे ही आप समझ सकते हो। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो हम पढ़ने वाले हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा एक टेक्सचुअल डेटा है जो कि रॉ फॉर्मेट में है। अब उस टेक्सचुअल डेटा में से हमें क्या करना है, हमें इसको शॉर्ट करना है, समराइज करना है और उसमें से कुछ एफिशिएंट थिंग निकालना है। ठीक है, तो शॉर्ट करना है डेटा। अब मतलब इसमें से कुछ थिंग्स ऐसे जो रिलेवेंट है और कुछ थिंग ऐसे जो इररिलेवेंट है, तो हमें क्या करना है, उस इररिलेवेंट थिंग्स को निकालना है विद द हेल्प ऑफ मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले जो कि पहला क्राइटेरिया है जो कि है बैग ऑफ वर्ड्स। अब बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, नाम में ही आप समझ सकते हो कि बैग बोला है। बैग मतलब आपके पास एक बैग है सिंपली। अब उस बैग के अंदर क्या है, बहुत सारे वर्ड्स है, वो चीजें हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारे पास द बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये मेरे पास दिया है एक टेक्सचुअल डेटा जो कि बहुत ही छोटा है, बट इन जनरल बात की जाए तो हमारे पास ये जो भी टेक्सचुअल डेटा आते हैं ये बहुत वास्ट आते हैं, बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा लिया है। अब इन टेक्सचुअल डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इस बैग के अंदर फिट करेंगे। अब ये जो भी आप देख रहे हो ये सेंटेंसेस, इसको हम वर्ड्स में तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद इस बैग के अंदर हम सिर्फ वर्ड्स रखेंगे, जैसे कि फेरी, ऑलवेज, लव, टू, इट, ऐसे वर्ड्स हम तोड़ के इसमें पुट कर देंगे। अब ये जो बैग्स के अंदर वर्ड्स जा रहे हैं इन्हें कहते हैं हम वर्ड वेक्टर। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो भी सेंटेंस है इसको हम वेक्टर बना रहे हैं और उस वेक्टर को कहते हैं हम वर्ड वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैग ऑफ वर्ड्स होता क्या है। और ये देख सकते हो ये है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर इट है, अब मैं इट बार बार इस बैग के अंदर नहीं डालूंगा, मैं बस इट लिखूंगा और वो कितनी बार आया, 6 बार आया। ये बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी डिनोट की जा रही है। ठीक है, तो ये है बैग ऑफ वर्ड्स। अब बैग ऑफ वर्ड्स बेसिकली क्या होता है, बैग ऑफ वर्ड्स एक्चुअली में एक मॉडल है। ये क्या करेगा, हमारा जितना भी टेक्सचुअल डेटा है उसको एक अच्छा खासा मॉडल देगा। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है, हम लोग बनाते हैं एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का नाम है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बनाना है, अब मैट्रिक्स के अंदर कौन सी एंट्री पुट करें, रोज क्या होंगी, कॉलम्स क्या होंगे, वो सब हम जानेंगे। वो डिफाइन क्या किया गया है वो हम सब देखेंगे। तो बेसिकली पहले आप समझ लो कि हम सेंटेंस को कैसे तोड़ के उस मैट्रिक्स में डालने वाले हैं। तो जैसे कि पहला जो डॉक्यूमेंट है जिसे D1 से डिनोट करूंगा और ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसे मैं D2 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट 1 क्या कहता है, गेम ऑफ थ्रोन्स इज अ ग्रेट टेलीविजन सीरीज बट द बुक्स आर बेटर। अब इसके अंदर क्या है, ये दोनों जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, D1 एंड D2, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है इन दोनों को मैं क्या करूंगा, वर्ड्स में पहले ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अब जो भी D1 के अंदर वर्ड्स प्रेजेंट है उसके आगे मैं लिखूंगा ट्रू। अगर वो वर्ड वहां प्रेजेंट नहीं है तो मैं लिखूंगा फॉल्स। अगर मैं बाइनरी में बात करूं, अगर वो नंबर वहां पे, वर्ड वहां पे प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 1। अगर वो वर्ड वहां पे एब्सेंट है तो हम लिखेंगे 0। अब जैसे कि आप देख लो यहाँ पे गेम लिखा है, अब इसके अंदर गेम प्रेजेंट है इसलिए ट्रू लिखा गया है। ऑफ देख लो, ऑफ प्रेजेंट है इसलिए ट्रू लिखा गया है। अब जैसे कि यहाँ वॉचिंग लिखा है, क्या वॉचिंग वर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है इसलिए फॉल्स लिखा गया है। अगर बाइनरी में बात की जाए तो वॉचिंग के यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ऐसे नंबर्स हमें इनपुट करने हैं और इस मैट्रिक्स के अंदर हमें पुट करना है, जैसे 1 0 1। ठीक, वो हम जानेंगे आगे, पहले बस आप समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स एक मॉडल है और इस मॉडल के अंदर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज D1 जो डॉक्यूमेंट 1 है मैंने लिखा आई लाइक डेटाबेसेस और डॉक्यूमेंट 2 जो लिखा मैंने आई डिसलाइक डेटाबेसेस। अब मुझे बनाना है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स।
मैंने आपको बताया बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये एक मॉडल है और इस मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। अब वो मैट्रिक्स डिफाइन किया तो उसके पास कुछ रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। तो रो बेसिकली है क्या, तो रोज में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स, दैट इज डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 वो लिखेंगे। और कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे सारे वर्ड्स जितने भी उस डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है, दैट इज आई लाइक डेटाबेसेस, आई डिसलाइक डेटाबेसेस। ये वर्ड्स को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और रोज के अंदर सिंपली हमारे डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे या फिर सेंटेंसेस। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आई लाइक डेटाबेसेस, तो देख लीजिए आई के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखा है वर्ड, आई वर्ड है, लाइक वर्ड है, या डिसलाइक वर्ड है और डेटाबेसेस, जितने भी वर्ड्स है इसके अंदर हमें वो रिप्रेजेंट करना है कॉलम्स में। और रोज के अंदर हम लोग लिखेंगे सिंपली डॉक्यूमेंट्स, दैट इज D1 D2। अब डॉक्यूमेंट्स 1 पे आना चाहो, क्या यहाँ पे आई प्रेजेंट है, जी हाँ आई प्रेजेंट है इसलिए 1 लिखा गया है। फिर नेक्स्ट वर्ड है लाइक, क्या लाइक यहाँ प्रेजेंट है डॉक्यूमेंट 1 के अंदर, क्या लाइक डॉक्यूमेंट 1 में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है इसलिए 1 लिखा गया। नेक्स्ट वर्ड है डिसलाइक, क्या डिसलाइक D1 के अंदर प्रेजेंट है, डिसलाइक तो डॉक्यूमेंट 1 में प्रेजेंट नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिखा गया 0। ऑन द सेम वे डेटाबेस यहाँ प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1। ये हमारा बन जाएगा प्यारा सा क्यूट सा डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप देखो यार, हम तो डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब हम डाटा को क्या कर रहे हैं, बड़ा सा डेटा को छोटे फॉर्म में समराइज करने वाले हैं डेटा को। तो यहाँ पे अब तो सारे के सारे वर्ड्स आ गए है ना, सारे वर्ड्स आ गए, तो मतलब क्या आता है ये टर्म मैट्रिक्स बनाने का। तो बेसिकली ये बस एक मॉडल है, हम आगे देखेंगे कि कौन से वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है, कौन से वर्ड्स को नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे कि कौन से वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, कौन से वर्ड्स नहीं आएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स क्या है। बेसिकली एक मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम्स होंगे वहां पे वर्ड्स आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहले जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया एग्जांपल, इसमें कैसे भी वर्ड्स हमने डाल दिए, पूरे के पूरे वर्ड्स डाल दिए, बट जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। और जो रो होगा वहां पे हमारे सिंपली डॉक्यूमेंट्स आएंगे या फिर सेंटेंसेस आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाए। मतलब अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर एक हमने रॉ टेक्सचुअल डेटा दे दिया, उसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे, उसको हम कैसे बैग ऑफ वर्ड्स में मॉडल में फिट करेंगे, वो हम यहाँ पे अब जानने वाले हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब कोई भी डेटा है आपके पास तो सबसे पहला स्टेप तो सब में कॉमन होता है, जो प्रोसेसिंग स्टेप जिसे बोलते हैं। तो पहला स्टेप होता है क्लीनिंग द डेटा या फिर क्लींजिंग द डेटा। अब क्लीनिंग द डेटा में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इतना सारा टेक्सचुअल डेटा है उसमें से हम सिर्फ रिलेवेंट थिंग्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि इररिलेवेंट है उसको हम निकाल देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स को ही हम लोग इस टेक्सचुअल के अंदर रखेंगे। और बाद में रखने के बाद एक बार डेटा क्लीन हो गया उसके बाद हम बैग ऑफ वर्ड्स का मॉडल फॉर्म करेंगे, मतलब हम लोग उसमें मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्लीनिंग द टेक्स्ट में क्या करने वाले हैं। अब क्लीनिंग द टेक्स्ट के अंदर भी कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि लोअरिंग द डेटा, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स, रिमूव पंक्चुएशंस, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। अब ये सब तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स वी कैन क्लीन द डेटा। तो हमारे पास जो भी टेक्सचुअल डेटा है इन मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। मतलब उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स ही हम रख सकते हैं, जो काम की चीजें नहीं है उसमें से हम वो चीजों को निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या होगा, ये जो कि बड़ा सा टेक्सचुअल डेटा ये शॉर्ट हो जाएगा। एक बार शॉर्ट एंड समराइज हो गया तो उसके बाद आसानी से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक्चुअल बिफोर गेटिंग टू द एक्चुअल बैग ऑफ वर्ड्स many other data manipulation steps takes place, that is tokenization, stop word filtering, lower casing, stemming and lemmatization। ये सब चीजें हम एक एक करके आराम से इसको समझेंगे और उसके बाद हम लास्ट में मॉडल क्रिएट करेंगे। तो हमारा उस टाइम पे एक बार मॉडल क्रिएट हो गया तो बैग ऑफ वर्ड्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है, वो एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वर्ड्स है, जो कि हमारे पास सेंटेंसेस है या फिर जो भी हमारे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम लोग तोड़ देंगे इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स, या फिर उसे हम
वर्ड्स भी बोल सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में तोड़ेंगे, या तो सेंटेंस के फॉर्म में तोड़ेंगे, या तो टोकन्स में बोल देंगे, या फिर उसको टर्म्स भी कहा जाता है। टर्म्स में हम बेसिकली इसको तोड़ देंगे। तो टोकनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको हम टोकन्स में तोड़ते हैं, या फिर टर्म्स में तोड़ेंगे, या फिर सेंटेंसेस में तोड़ेंगे, या तो वर्ड बाय वर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर मैंने एग्जाम्पल दूंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, और एक बार कोई चीज रिलेट हो जाती है तो उसको समझने में और भी आसान हो जाता है। तो ये देख सकते हो, ये है मेरे पास पाइथन का इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में आपको ज्यादा नहीं समझना है कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, बस ये सब चीजें नहीं समझना है, आपको बस आउटपुट पे फोकस करना है। तो जैसे कि आपको पता है, एनएलटी की एक लाइब्रेरी है जो कि नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है। अब जितने भी लैंग्वेज टेक्सचुअल डेटा अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं है तो आप ये कमांड देके सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। ये इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिया है, ये है मेरा टेक्सचुअल डेटा। ये इतना बड़ा टेक्सचुअल डेटा लिया है मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्सचुअल डेटा को शॉर्ट एंड समराइज, या फिर इसमें से एफिशिएंट थिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, बेसिकली मुझे बस इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने हैं जो कि इस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसको मैं डिफाइन करूंगा बाय वेरिएबल पैराग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो कि पहला स्टेप है टोकनाइजेशन। हम टोकनाइज करने वाले हैं। अब टोकनाइज करेंगे सेंटेंस में। यहाँ पे हमें देखो कमांड दी गई है, एनएलटीके डॉट सेंटेंस में टोकनाइज करना है। किसको करना है, इस पैराग्राफ वेरिएबल को हमें टोकनाइज करना है। ठीक है, तो ये कमांड दे दिया मैंने। अब ये कमांड देने से पता क्या होगा, कि जो भी यहाँ पे पैराग्राफ है इतना बड़ा, अब ये टूट जाएगा, टोकनाइज हो जाएगा और सेंटेंस में बिखर जाएगा। इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जैसे कि ये है आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ दिख रहा है आपको। ये पैराग्राफ हमारा कमांड था। अब मैंने इसको टोकनाइज करके सेंटेंस में तोड़ दिया है। अब टोटल कितने सेंटेंस बने, 31 सेंटेंस बने। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, ये एक पहला सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, ये है मेरा आउटपुट बॉक्स। अब इसके अंदर क्या हुआ है, जो भी पैराग्राफ है उसको सेंटेंसेस में तोड़ दिया गया है। देखो, ये है पहला सेंटेंस, ये है दूसरा सेंटेंस, ये है तीसरा सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में तोड़ दिया गया, इसे हम कहते हैं टोकनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोकनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम टोकनाइज, एक बार हमने जो टोकनाइज किया, ये सेंटेंस में टोकनाइज किया, बट हमें चाहिए वर्ड्स में। हम वर्ड बाय वर्ड इसको टोकनाइज करेंगे, मतलब हर पूरे सेंटेंस को हम वर्ड बाय वर्ड तोड़ देंगे। मतलब जैसे कि आई है, तो ये आई जो है ये पहला वर्ड कहलाएगा, हैव दूसरा वर्ड कहलाएगा, उसको हम तोड़ देंगे। तो इसके लिए हमने कमांड दिया है वर्ड टोकनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस था, तो सेंटेंस की जगह पे वर्ड लिख दिया है। आपको कोडिंग के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत मेमोराइज करिए, इसको मत समझिए, बस आउटपुट की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड टोकनाइज कर दिया। मतलब अब ये जो भी आउटपुट होगा वो वर्ड्स में टोकनाइज होगा, जैसे कि आपको आउटपुट में दिखा सकता हूँ। ये आउटपुट देखो आप। अब यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स देखो 399 वर्ड्स है। मतलब अब इसने पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पैराग्राफ को उसने वर्ड बाय वर्ड टोकनाइज कर दिया। अब टोटल कितने वर्ड्स है, 399 है। इसका आउटपुट बॉक्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप आउटपुट बॉक्स देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। तो आई देखो पहला वर्ड बन गया, हैव दूसरा वर्ड बन गया, 3 तीसरा वर्ड बन गया। बेसिकली जीरो से काउंटिंग की गई है, इसीलिए जीरो वर्ड है, ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। ये हो गया हमारा टोकनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक किया क्या है। तो पहला स्टेप है क्लीनिंग द डेटा में, हम यहाँ पे करेंगे टोकनाइज। अब टोकनाइज सेंटेंस में करेंगे और वर्ड में करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड टू वर्ड हमारे पास टोकनाइज हो गया। अब हमने पूरे पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड टोकनाइज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, तो अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, जो कि मेथड है, उसका नाम है स्टॉप वर्ड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेमेटाइजेशन कर दिया, लेमेटाइजेशन करने के बाद हमें वर्ड टू वर्ड मिल गए, और हम अब क्या करेंगे, इस वर्ड टू वर्ड में से कुछ वर्ड्स को स्टॉप कर देंगे, दैट इज उसे हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। अब कौन से वर्ड को स्टॉप करना है, ऐसे वर्ड को स्टॉप करना है जिसका सेंटेंस में कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, या फिर उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, या फिर वो सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कुछ ज्यादा मीनिंगफुल नहीं दे रहा है, या फिर उसकी कुछ ज्यादा वेटेज नहीं है उस सेंटेंस के अंदर। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। अगर मैं फॉर को हटा दूं तो कोई बात नहीं है, हैव को भी हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 विजन्स ऑफ इंडिया में समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप वर्ड्स में हम वर्ड्स को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप वर्ड जैसे कि ऑन हो गया, ऑफ हो गया, एज हो गया, हो गया, ऐसे वर्ड्स को हम लोग स्टॉप कर देंगे, और जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसी को सिर्फ हम रहने देंगे।
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कमांड दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉप वर्ड्स का कमांड दिया है, बट कौन से लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश के लिए। अब अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग स्टॉप वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फिलहाल हमारा जो डेटा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए हमने स्टॉप वर्ड का कमांड दिया है। अब स्टॉप वर्ड में क्या होगा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ वर्ड्स रुक जाएंगे। जो पहला सेंटेंस था आपको याद होगा, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, अब उसमें से हैव हट जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आउटपुट, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, फॉर भी हट गया। तो बेसिकली क्या हुआ, स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे यूज हुआ और उसने क्या किया, इस पूरे के अंदर जो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको निकाल दिया। तो ये होता है स्टॉप वर्ड्स। तो फर्स्ट स्टेप था टोकनाइज करना, वर्ड्स में टोकनाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा कि उसको हमने स्टॉप वर्ड्स यूज किया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा लोअर केसिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे लोअर केसिंग देखने वाले। अब लोअर केसिंग क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा अपर केसिंग होती है, लोअर केसिंग होती है, तो वो हम यहाँ पे जानने वाले कि लोअर केसिंग क्या होगा। तो लोअर केसिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका कोई एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे दिया, दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल। ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया और आगे जाने के बाद सपोज ऑपोजिट दिस कहीं तो भी यूज हुआ, तो आप देख सकते हो ये जो दिस है ये कैपिटल में है, टी जो है कैपिटल में है, और ये जो दिस है इसका दिस टी स्मॉल लेटर में है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो दिस है ये अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, इनको अलग अलग समझा जाएगा, मशीन इनको 2 बार काउंट करेगा। बट हमारी नजरों में ये जो दिस है दोनों तो सेम है, इनको एक ही बार काउंट करना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ये वेरिएबल अलग अलग वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट दोनों वेक्टर्स कैसे, एक ही वेक्टर है, दोनों एक ही वर्ड वेक्टर है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है। एक बार हम कमांड देंगे लोअर का, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो दिस टी कैपिटल है, लोअर कमांड देने के बाद ये टी स्मॉल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो इंडिया कहीं दिया हुआ है, तो इंडिया का जब हम लोअरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा और इंडिया हो जाएगा। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि मान लो मैंने एक कंट्री को डिनोट कर रहा हूँ, यूएस एक कंट्री है और मैंने कई सेंटेंस के अंदर अस की बात की जा रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको लोअर करूंगा तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये वर्ड क्या बन जाएगा, ये सिंपल यूएस बन जाएगा, सब दोनों स्मॉल में हो जाएंगे। और ये यूएस, ये दोनों वेक्टर तो एक जैसे बन गए, बट हमें पता है ये दोनों जो वेक्टर है ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसे तो है नहीं। ये कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सिंपल प्रीपोजिशन है। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोअरिंग हमें कभी कभार गलत रीडिंग्स देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम कमांड देते हैं लोअरिंग के लिए, तो कुछ चीजों के लिए हमें कमांड देना पड़ता है कि इन चीजों को आपने लोअर नहीं करना है, ऐसे ऐसे वर्ड्स को लोअर नहीं करना है। तो वहां पे लोअरिंग के टाइम पे आपको कमांड देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो जैसे कि 3 विजन्स इंडिया, ये मेरा आउट इनपुट बॉक्स है, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। यहाँ पे आई कैपिटल है, ध्यान से देखो। हाँ, अलेक्जेंडर, ए भी कैपिटल है। अब जैसे ही इसका आउटपुट आया लोअरिंग का, देखो आई स्मॉल में हो गया, अलेक्जेंडर का ए स्मॉल में हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, लोअरिंग किया हुआ, यहाँ पे लोअरिंग हुआ, लोअर केसिंग हुआ, यहाँ पे डाटा को लोअर किया गया। तो यहाँ पे आप कमांड भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने कमांड भी दिया था कि वो क्या होगा, लोअर होगा। जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे हमने लोअर किया है। ठीक है, लोअरिंग का कमांड देना पड़ता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लोअर दिया है, रिव्यू डॉट लोअर, तो यहाँ पे हमने कमांड दिया जिसके कारण से वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जैसे कि ए टू जेड को आपको लोअर करना है, ऐसे कैपिटल रहे तो उसको स्मॉल में करना है, और जितने पंक्चुएशन मार्क है उनको निकालना है। पंक्चुएशन मार्क मतलब क्या, जब हमने उसको टोकनाइज किया था वर्ड फॉर्मेट में, जैसे ही हमने इसको टोकनाइज किया था, देखो जैसे कि आप देख सकते हो 399 वर्ड्स हुए थे, तो इसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स भी इंक्लूड किए गए थे। जैसे कि कॉमा के लिए भी इसको ट्रीट किया गया था, फुल स्टॉप को भी काउंट किया गया था, बट हमें फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो मार्क्स भी पंक्चुएशंस भी निकल जाएंगे। तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी डेटा है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम टोकनाइज करेंगे, टोकनाइज वर्ड करेंगे, टोकनाइज करने के बाद हम लोग स्टॉप वर्ड्स लगाएंगे, स्टॉप वर्ड्स के बाद लोअरिंग करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक बार लोअरिंग हो गया, अब उसके बाद आता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन हम करने जा रहे हैं। अब स्टेमिंग क्या होता है, लेमेटाइजेशन क्या होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कोई भी डेटा है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोकनाइज करेंगे। एक बार टोकनाइज हो गया, टोकनाइज वर्ड में करेंगे। दूसरा हम स्टॉप वर्ड्स अप्लाई करेंगे। तीसरा हम देखेंगे लोअरिंग करेंगे उसको। अब नेक्स्ट आता है स्टेमिंग क्या होता है और लेमेटाइजेशन क्या होता है। अब स्टेमिंग का मतलब होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वर्ड्स बैक टू देयर स्टेम फॉर्म। हमें वर्ड्स को क्या करना है, बैक टू द देयर स्टेम फॉर्म में वर्ड्स को कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि मान लो कोई एक सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस या फिर पैराग्राफ है, उसके अंदर ये 3 वर्ड्स ऐसे आए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वर्ड्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल वर्ड में हमने कन्वर्ट किया। बेसिकली 3 वर्ड्स को हमने सिंगल वर्ड में कन्वर्ट किया। अब वर्ड्स कौन कौन से हैं, फिशरी, फिशेस, फिशिंग। यहाँ पे तीनों डिफरेंट वर्ड्स थे, उनको कन्वर्ट करके उनके स्टेम फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो कि स्टेम फॉर्म है उसका फिश,
और जानते हैं फिश मतलब मछली होती है। नेक्स्ट देख लो गोइंग, गोज, गॉन। इसको जब हमने रूट फॉर्म में लाया, इसका स्टेम फॉर्म में लाया, तो क्या बन गया? गो बन गया। अब जैसे कि ये देख सकते हो फाइनली, फिनाले एंड फाइनलाइज्ड। इसको जब हमने स्टेम फॉर्म में लाया तो हमें फीना मिला। अब फीना क्या होता है? इससे तो कुछ मीनिंग नहीं है। सिमिलरली हिस्ट्री और हिस्टोरिकल, यहाँ पे भी हमने इसको रूट फॉर्म में लाए, स्टेम फॉर्म में लाए, तो क्या बन गया? हिस्टोरी बन गया। अब हिस्टोरी का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो स्टेमिंग क्या होता है? कभी कभी प्रॉब्लम देता है, कुछ चीजों की मीनिंग निकल के आ रही है बट कुछ चीजों की मीनिंग निकल के नहीं आ रही है। ऐसे में जो इसकी कमियां है ये कौन पूरी करेगा? ये लेमेटाइजेशन पूरी करेगा। अब लेमेटाइजेशन क्या करेगा? जो चीजें आउटपुट जो आया है उसको कंप्लीट करेगा, उसको एक मीनिंगफुल वर्ड देगा, ठीक है, ग्रामेटिकल उसका एक मीनिंग निकालेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है। तो लेमेटाइजेशन बेसिकली क्या करेगा? उसका गोल तो सेम है, वो स्टेम फॉर्म में ही लाएगा, बट जो भी है उसको ग्रामेटिकल सेंसिटिव वे में उसको लाएगा। जैसे कि फाइनली, फाइनाले और फाइनलाइज्ड, इसका जो स्टेम वर्ड आया था वो क्या आया था? फीना आया था, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो लेमेटाइजेशन क्या करेगा? उस फीना को फाइनल कर देगा। हिस्टोरी और हिस्टोरिकल का जब आया था तो हिस्टोरी था, उसका जब हम लेमेटाइजेशन करेंगे तो हिस्टोरी आया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन क्या होता है। उसका आपको एग्जांपल में लगे तो मैं दिखा सकता हूं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेमिंग यूज किया गया, यहाँ पे कमांड दिया स्टेमर, ठीक है, स्टेमिंग हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो स्टेमिंग के लिए क्या होगा? अब देखो, जैसे कि जो पहला सेंटेंस था, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया, आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। अब विजन्स है, इसका स्टेम फॉर्म कितना आ जाएगा? विजन आ जाएगा। हिस्टोरी का क्या आ जाएगा? हिस्टोरी आ जाएगा। तो आप इसका कमांड भी देख सकते हो, आउटपुट मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो, आई हैव विजन्स था, देखो यहाँ पे विजन आ गया है। हिस्टोरी का देखो, हिस्टोरी आ गया है। पीपल का ई नहीं आया यहाँ पे, ठीक से, मतलब ये मीनिंगफुल नहीं है। इसकी कमियां कौन पूरा करेगा? लेमेटाइजेशन प्रोसेस पूरा करेगा। कैप्चर का भी ई नहीं आया है। कॉन्कर यहाँ पे नहीं आया। नेशन, एनी वन का भी ई नहीं आया है। कल्चर का भी ई नहीं आया है। तो देखो अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने स्टेमिंग की है, और स्टेमिंग के बाद हम क्या करने वाले हैं? लेमेटाइजेशन यूज करेंगे, और लेमेटाइजेशन से क्या होगा? जितनी भी इसकी कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लेमेटाइजर का वर्ड यूज किया है। हमें लेमेटाइज करना है, किसको करना है? हर एक वर्ड को लेमेटाइज करना है, ठीक है। तो वो देखो, लेमेटाइज करने के बाद क्या आया? आई हैव 3 विजन्स ऑफ इंडिया। विजन तो मीनिंगफुल था, हिस्ट्री मीनिंगफुल नहीं था। देखो यहाँ पे लेमेटाइजेशन ने क्या किया? हिस्टोरी का हिस्ट्री कर दिया। पीपल का ई गायब था तो पीपल बना दिया। कल्चर का ई गायब था तो कल्चर कर दिया। कॉन्कर्ड आ गया। एनीवन का भी ई गायब था, देखो ई आ गया यहाँ पे। बिकॉज के भी गलत था, यहाँ पे बिकॉज आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि लेमेटाइजेशन एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने अब तक क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोकनाइज करेंगे, टोकनाइज वर्ड्स में करेंगे, स्टॉप वर्ड्स लगाएंगे, स्टॉप वर्ड्स के बाद लोअर केसिंग करेंगे, उसके बाद स्टेमिंग करेंगे और लेमेटाइजेशन करेंगे। ये सब करने के बाद हमारा डेटा है बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। बट स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलेंगे लगभग तो दोनों सेम ही है, सेम नहीं है। स्टेमिंग का जो आउटपुट आता है उसको मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि हमने देखा, गॉन आया था, गो हो गया उसका, और फेनाइल का फेना हो गया था, बट उसका कोई मीनिंग नहीं था। बट लेमेटाइजेशन का जो भी आउटपुट आएगा डेफिनेटली उसके पास मीनिंग होगा। स्टेमिंग जब हम प्रोसेस करते हैं पाइथन के अंदर तो क्विक हो जाता है और जल्दी उसका प्रोसेस का रिजल्ट आ जाता है। लेमेटाइजेशन को टाइम लगता है, क्योंकि वो सोचता है, हर एक वर्ड को चेक करता है कि कौन सा उसका प्रॉपर मीनिंग है, वो वर्ड को डिफाइन करने के लिए उसको टाइम लग जाता है। इसीलिए इसका जो आउटपुट आता है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गिव एन आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ का है? सेंटिमेंटल एनालिसिस में यूज होता है, स्पैम क्लासीफायर में होता है। और लेमेटाइजेशन का जैकपॉट्स, क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चन एप्लीकेशन लाइक केबीसी एंड जेपार्डी, ऐसे गेम्स में यूज होता है। जेपार्डी आपको पता होगा, एक ब्रिटिश गेम है जहाँ पे आपको आंसर्स दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन डिफाइन करना पड़ता है, उस टाइप का गेम है। केबीसी तो कौन नहीं जानता, इंडियन यूजर हो तो आप हर कोई जानता होगा कि केबीसी क्या है, कौन बनेगा करोड़पति। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब बेसिकली हमने क्या किया? हमने डेटा को अच्छे से क्लीन किया। अब जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थे वो हमने एक्सट्रैक्ट किए, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको हमने स्टॉप कर दिया, लोअर करने का, स्टेमिंग कर दी, फिर लेमेटाइजेशन कर दिया। अब वक्त आ गया है मॉडल देने का, बैग ऑफ वर्ड्स बनाने का। दैट मीन्स अब वक्त आ गया है हमें मैट्रिक्स बनाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम अभी मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कमांड दिया है मैट्रिक्स का, जो कि sklearn है, एक जो कि वेक्टर मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। sklearn है। इसके बारे में इतना मत सोचिए कि क्या है ये, बस यहाँ पे हमने कमांड दिया है जो कि हमें मैट्रिक्स बना के देगा। तो यहाँ पे आप देखो, उस मैट्रिक्स को हमने x से डिनोट किया है। अब उसके अंदर रोज कितने? 31 रोज है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 31 क्या थे? सेंटेंस थे। जब हमने टोकनाइज किया था तो 31 सेंटेंस बने थे, और 114 जो है ये वर्ड्स है। तो पहले इनिशियली वर्ड्स कितने थे? 399 वर्ड्स थे, मतलब लगभग 400 वर्ड्स थे। बट
शॉर्ट करते टाइम हमने इतना क्लीन किया डेटा को, स्टेमिंग किया, लेमेटाइजेशन किया, स्टॉप वर्ड यूज किया, अब देखो वर्ड्स कितने बन गए, 114 वर्ड्स बन गए, कितना कम डेटा में हो गया हमारा काम। अब इसका आउटपुट देंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसका आप मैट्रिक्स देख सकते हो। तो ये है मैट्रिक्स चार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वन क्या इंडिकेट कर रहा है। जब मैंने बैक ऑफ वर्ड समझाया था तभी आपको मैंने बताया था, अगर वो वर्ड वहां प्रेजेंट है उस सेंटेंस के अंदर तो हम लिखेंगे वन, अगर वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो लिखेंगे जीरो। जैसे कि मान लो 27 नंबर पे एक वर्ड है और ये है हमारा सेकंड सेंटेंस या फिर सेकंड डॉक्यूमेंट, अब इसके अंदर ये वर्ड प्रेजेंट है इसलिए वन लिखा गया है, ठीक है। अब ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है थर्ड सेंटेंस में इसलिए जीरो लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जज कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उससे हम बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे टू आया है, दैट मीन्स ये वर्ड यहाँ पे इस 37 वाला जो वर्ड है इसके अंदर कौन से सेवेंथ डॉक्यूमेंट के अंदर दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, दो बार रिपीट हुआ है, ये इसका मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स कैसे बना और कौन कौन से कमांड दिए, हमने डेटा को कैसे क्लीन किया, वो सब चीजें हमने जाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, स्टेमिंग क्या है, फिर हमने लेमेटाइजेशन देखा, सारे कुछ यहाँ पे हमने चीजें कवर कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब वो हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या होता है। सिंपल है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि फैमिली ट्री क्या होता है, जैसे कि स्प्लिट हो जाता है, तो बेसिकली डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या है, ये एक मॉडल है। हमारे पास जो भी टेक्सचुअल डेटा है उस टेक्सचुअल डेटा को हम लोग इस मॉडल के अंदर फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसमें से हम लोग एनालिसिस या फिर डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्री। जो एक बार ट्री बन जाएगा, जो कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम इस मॉडल में फिट करेंगे और उसके बाद वो डिसीजन ट्री हमारे काम आएगा डिसीजन लेने में। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लो ये है एक डिसीजन ट्री जो कि एक कंपनी ने बनाया है जो कि लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। मान लो XYZ एक बंदा है या फिर बंदी है, ठीक है। अब ये बंदे को लोन लेना है। अब ये जो देख रहे हो ये डिसीजन ट्री एक कंपनी ने बनाया है जो बैंक लोन प्रोवाइड करने वाली है, XYZ बैंक का नाम है। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, आई एम एम्प्लॉयड, मैं एम्प्लॉयड हूं और मेरी जो इनकम है वो लो है, क्या मुझे लोन मिल सकता है, क्या मेरा लोन अप्रूव हो सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है, तो वो जाना है। तो कंपनी क्या देखेगी, अरे ये तो एम्प्लॉयड है मतलब दैट मीन्स यस और नो, तो कंप्लीट वो उसने बोला मैं एम्प्लॉयड हूं तो कौन से पार्ट में चला गया, वो इस पार्ट के अंदर चला गया, इस ट्री के अंदर चला गया अभी, ठीक है। अब इस ट्री के अंदर आ गया और इस ट्री के अंदर आने के बाद वो यस है। अब यस के बाद उसने क्या बोला, मेरी इनकम लो है, इनकम लो है मतलब इनकम लो कौन सी वाली है, ये है, दैट मीन्स उसका जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट किया जाएगा, उसको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये उसका मतलब हो गया। अगर मान लो कोई बंदा है वो बोल रहा है आई एम अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड नहीं है और मेरा क्रेडिट स्कोर हाई है, क्रेडिट स्कोर हाई है, क्रेडिट स्कोर हाई है। अब नो बोल रहा है मतलब हम इस पार्ट में आ गए, अब यहाँ से हमें डिसीजन लेना है, बट वो बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर हाई है, क्रेडिट स्कोर हाई है मतलब क्या, उसका लोन अप्रूव किया जा सकता है। इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमारे पास एक डिसीजन ट्री है और इसकी मदद से हमने क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली डिसीजन ट्री आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, ये एक मॉडल है। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल वी कैन टेक डिसीजंस, हम यहाँ से हम डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रांचेस स्प्लिट हो रहे हैं इसको भी कुछ एक नाम है जिसे नोड्स कहते हैं। यहाँ पे दो टाइप के नोड्स होते हैं, एक लीफ नोड होता है और एक मेन नोड होता है, जो कि मेन नोड आप देख सकते हो यहाँ से एम्प्लॉयड है। ये जो नोड्स है इनकम जहाँ से ये है यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, जो स्प्लिट हो रहा है उसको हम कहेंगे लीफ नोड्स, और जो मेन है इसे मेन नोड कहेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयड, क्रेडिट स्कोर, ये इनकम, ठीक है। और लीफ नोड मतलब जो एट द एंड आके रुक गया है, जैसे कि यहाँ पे अभी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसे लीफ नोड्स बोलेंगे। जहाँ से हमें क्लास देना है जैसे कि एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये बेसिकली हमारा लीफ नोड कहलाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है और डिसीजन ट्री क्लासीफायर किसे कहते हैं, या फिर दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों मेथड क्या है और किस काम आते हैं। और बैग ऑफ वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम डेटा की टेक्स्ट की एनालिसिस करते हैं, कैसे डेटा को हम क्लीन करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।